प्रीवियस ईयर में पहला मेरा क्वेश्चन एक मुझे नहीं आता, वो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया था गलती से, पता नहीं कौन सा है। वो छोड़ दिया और एक गलत हो गया। बाकी तो इसलिए क्वेश्चन 31 आसान हो थे, गया। मैंने ऐसा दिया था 40 में 40 बन जाते। तो मेरा टेस्ट का टेंशन मत लिया करो, तो मेरा फिजिक्स का टेस्ट तो में कोई वही क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं आता है जो था। मैं पढ़ाता हूँ। मतलब कि अगर तुमने सही से पढ़ के आया 180 में 180 आ जाएगा। हाँ, कभी भी अगले 2 साल तक ये नहीं भूलेगा क्वेश्चन टफ आगे नहीं। मैं जो पढ़ाऊंगा, जो एनसीईआरटी में होगा, वही क्वेश्चन होगा। एक सर भी आपका क्वेश्चन आउट पढ़ाना ऑफ एनसीईआरटी हो ही एक्साइटिंग नहीं लगता सकता। है। ठीक है। अरे नीट में भी ऐसा ही आता है, तुम्हें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना रहा है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन तो होते गुड हैं। मॉर्निंग क्या सर। के लिए डर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। पियर्सन में बना रहा है ना, ठीक सर है। पियर्सन बना रहा है। हाँ, तो बन यस रहा है सर। ना, हो गया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी भेजा था बनाने के लिए, बोला था, बन रहा है ना, हो गया। और क्या आएगा? अरे क्वेश्चन सर इजी ट्रूमैन आता है। बनाया, पियर्सन बनाया और डॉक्टर अली बनाया। हाँ, नहीं बन रहा है। सर बन रहा है सर, फुल बन गया इस हाँ, और चैप्टर क्या का। चाहिए? मिठाई उठाई बांट अब घर वाले को कि तू डॉक्टर बनने वाला है। हम अरे माइक्रोस्कोप वाला क्वेश्चन है भाई साहब, मुझे नहीं आता, मैं कहाँ से समझाऊं? ये रऊफ कर रहे सर, वो सर माइक्रोस्कोप वो वाला ब्लू क्वेश्चन है, समझा दीजिए। सर वो ब्लू, सर वो सर ब्लू, क्वेश्चन शायद 1996 में आया था। सर वो अरे ब्लू भाई, तो कलर होगा। 1996 का सिलेबस अलग था। अब कहाँ, अब हाँ सिलेबस सर। पूरा बुक ही चेंज हो गया है। वो बुक ही चेंज हो गया है, मैं कहाँ से बताऊँ तुझे? मैंने खुद नहीं कभी पढ़ा सर है वो वो। ब्लू, सर वो ब्लू कलर होगा सर। तुम्हारे पापा पढ़ते होंगे, पापा से पूछना। ठीक। सर संडे टेस्ट में 3 ओवर में 720 मार्क्स कैसे करेंगे? ये कंफर्म हो गया क्या कि टेस्ट होने वाला है? हाँ हाँ सर, सर। कंफर्म। कंफर्म है। तो मेरे जो भी क्वेश्चन होंगे आसान ही होंगे, एनसीईआरटी का ही होगा क्वेश्चन सारे, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलो टेस्ट बोलो। सर मीटिंग में बोला था 12 तारीख को टेस्ट होगा। पता नहीं है, फिर से मुझे तो नहीं कुछ नहीं बोला मालूम है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम होगा है ना, क्या ग्रुप नहीं। में है कि तो टेस्ट उसके होने बाद वाला है। इन्फॉर्म ही नहीं किया ग्रुप में। अरे नहीं होगा टेस्ट सर मतलब, इसको होगा स्ट्रिक्ट तो कौन ग्रुप में बनाएगा? इन्फॉर्म हो जाएगा, तो टेंशन मत सर लो। होगा होगा। होगा। हाँ सर। हाँ सर, कहाँ सब तक सर बोल सिलेबस रहे आएगा, उसी जहां में तक बोला। पढ़ाया ऐप जाएगा। में टेस्ट देने को बहुत मुश्किल होता है सर, तो और 3 घंटा इसीलिए तो दिया लगातार। गया कि अभी तुम्हें थोड़ा सा ट्राई करो, सीखो। मतलब टेस्ट होने का एक ही था कि तुम्हें अभी कैसे चलाना है, कैसे देना है, क्या दिक्कत है, वो चीज अभी सीखना है। अब टेस्ट का तरीका अलग होगा शायद, देखते हैं कैसे होगा फिर से। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब हम लोग अपने पढ़ाई सर पे गूगल शीट लौटते हैं। नाम का कुछ है, उसमें होगा सर। और भी तरीके हैं, बहुत सारे टेस्ट के तरीके हैं। चलो तुम्हें अब मैं कर रहा हूँ म्यूट। सर चलो मैं साइटोक्रोम क्या है? साइटोक्रोम क्या है अभी नहीं जानना है, लेकिन साइटोक्रोम एक तरह का प्रोटीन है, एक तरह का प्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। हाँ, तो आपको अभी डिटेल में नहीं जानना, जब रिस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा डिटेल से, तो अभी टेंशन नहीं लीजिए। जो आपसे क्वेश्चन नहीं पढ़ बन रहे हैं ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है वो चीज। इस चैप्टर में, आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे में, तो टेंशन नहीं लेना है। हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी पढ़ लिया, ये सब आगे के चैप्टर के, रिस्पिरेशन के हैं, फोटोसिंथेसिस के हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, बायोमोलिक्यूल्स के नहीं पढ़ाना अभी। हमें 38 चैप्टर पढ़ना है, और ये सभी चैप्टर का मिक्सचर है। सेल वाला चैप्टर सभी का मिक्सचर है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन पाते। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले बताइए, हम लोग न्यूक्लियस कर रहे थे। चलो बोलो, सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? आंसर बॉक्स में जाइए, मैसेज कीजिए, सबसे पहली बार न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट। 20 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट करना आंसर। सबसे पहली बार न्यूक्लियस को किसने ढूंढा था? आंसर सबका सही है, रॉबर्ट ब्राउन साहब थे। डेट बताइए, डेट बताइए, एक बच्चे ने डेट ऑलरेडी लिख दिया है। चलिए डेट बताइए, कब ढूंढा था, कब ढूंढा था, डेट बताइए। 1831, 1831। चलिए सेकंड बताइए, कहां से ढूंढा था, कहां से ढूंढा था?
ठीक है, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट। चलिए सेकंड बताइए, न्यूक्लियस के अंदर में कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर में कुछ नेट के तरह स्ट्रक्चर होता है, जाले की तरह स्ट्रक्चर होता है, तो उसका नाम क्रोमैटिन है। इसे एक साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार बताया था, क्या आप नाम बता सकते हो? सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट ने बताया था कि न्यूक्लियस में कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, आंसर सबको याद है बच्चा, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग उन्होंने इससे किससे स्टेन किया था? बेसिक डाई से, एसिडिक डाइट से, न्यूट्रल डाई से। उन्होंने इसे किससे स्टेन किया था, यानी कलर किया था? आंसर बेसिक डाई से, आंसर बेसिक डाई से। चलिए बताइए, जनरली न्यूक्लियस में जनरली एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? जनरली एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 1। ठीक है, क्या कोई ऐसे ऑर्गेनिल्स का नाम बता सकते हैं जहां पास 2 न्यूक्लियस होगा? क्या आप ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकते हैं? स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। प्लाज्मोडियम नहीं थे रे बाबा, दो न्यूक्लियस कहां थे? पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर में 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, चलो हमारे अंदर में ऐसा कौन सा सेल है जहां मल्टी न्यूक्लिएट है? हमारे अंदर में ऐसा कौन सा सेल है जहां मल्टी न्यूक्लिएट है? मल्टी न्यूक्लिएट है, आंसर मसल सेल, आंसर मसल सेल। एक और ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, कोई है? और स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स और कुछ फंगस थे। ठीक है, हम लोग आगे में पढ़ेंगे फंगस के बारे में, फिलहाल स्लाइम मोल्ड्स के बारे में जाने। चलिए, एक ऐसे सेल का नाम बताइए जिसके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट है। हमारे अंदर में ऐसा कौन सा सेल है जो लिविंग है लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट है? हमारे पीपीएलओ, मारूंगा लपड़ रे भाई, पीपीएलओ कौन है रे भाई साहब? ठीक है, हमारे अंदर ऐसा कौन सा सेल है जिसके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट है? आंसर मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी। एक ऐसे एनिमल का नाम बताइए जिसके अंदर में आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे एनिमल्स का नाम बताइए जिसके अंदर मैच्योर कंडीशन में भी न्यूक्लियस पाया जाएगा। आंसर कैमल, कैमल, कैमल। कुछ लामा होते, थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, भूपेंद्र सर बताएंगे आप। ठीक है, चलिए, एक ऐसा प्लांट सेल का नाम बताइए जो लिविंग है लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट है। एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो कि लिविंग है, जो जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। बोलिए, सीव ट्यूब। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, सीव ट्यूब। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, न्यूक्लियस में कितने मेम्ब्रेन होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर में कितने मेम्ब्रेन होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस? ठीक है, चलिए बताइए, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। रफ ईआर या स्मूथ ईआर? रफ ईआर या स्मूथ ईआर? जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जनरली अटैच होता है। मेनली किससे अटैच होता है, रफ से या स्मूथ से? मेनली रफ से, मेनली रफ से। और आपने क्वेश्चन बनाया होगा तो एक क्वेश्चन भी मिला होगा, ध्यान से सुनिएगा। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहां का राइबोसोम कैसा होगा, 70s या 80s? जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे जो राइबोसोम अटैच होगा वो 70s होगा या 80s होगा? आंसर 80s होंगे, आंसर 80s होगा। चलो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब सेल डिवाइड होता है उस दौरान नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है। नया न्यूक्लियस बनेगा यानी नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा। तो नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सा सेल ऑर्गेनल बनाता है? नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सा सेल ऑर्गेनल बनाता है? ये बच्चा नीट का क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों ने बनाया होगा, मिला था बनाने के दौरान? क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन मिला था कि जब नया न्यूक्लियस बनता है तो नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सा सेल ऑर्गेनल बनाएगा? तो आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए रे बाबा, न्यूक्लियोलस कौन बोल रहा है? नहीं मिला, बनाएगा तब तो मिलेगा। चलो ठीक है, चलिए ये बताइए, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं उसका एक और नाम क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है उसका क्या नाम है? न्यूक्लियस के अंदर में जो फ्लूइड पार्ट है उसका क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। चलो ठीक है,
अब बताइए इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसका नाम बताइए। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसका नाम बताइए। ठीक है, न्यूक्लियोलस होगा, वो बच्चा न्यूक्लियोलस है, वो न्यूक्लियोलस है। चलिए बताइए न्यूक्लियोलस कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सिंगल, डबल या मेम्ब्रेनलेस? न्यूक्लियोलस कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सिंगल, डबल या मेम्ब्रेनलेस? आंसर नो मेम्ब्रेन, आंसर नो मेम्ब्रेन। ये बताइए न्यूक्लियोलस दो पार्ट से बना होता है, न्यूक्लियोलस में दो पार्ट पाए जाते हैं, क्या क्या नाम है उनका? न्यूक्लियोलस के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, नाम बताइए। किसी को याद है या भूल गया? आरआरएनए, एक बच्चे ने बताया आरआरएनए, आरआरएनए और प्रोटीन, आरआरएनए एंड प्रोटीन। कोई बच्चा आरआरएनए का फुल फॉर्म बता सकता है क्या? कोई बच्चा आरआरएनए का फुल फॉर्म बता सकता है? एनीवन, किसी को याद है? सर राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, वो आरएनए जो राइबोसोम बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए। कोई बच्चा एमआरएनए का फुल फॉर्म बता सकता है क्या? कोई बच्चा एमआरएनए का फुल फॉर्म बता सकता है? मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। चलो करेक्ट है, करेक्ट है। अब बताओ एक न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस का नंबर कितना होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस का नंबर कितना होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो आंसर इट विल वेरी, नंबर चेंज होते रह सकता है, ये डिपेंड करेगा फंक्शन पे। चलिए बताइए सेल के अंदर में प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? सेल के अंदर में प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? सेल के अंदर में प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। और राइबोसोम का फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम का फैक्ट्री कौन है? आंसर इज द न्यूक्लियोलस, आंसर इज द न्यूक्लियोलस। चलिए ठीक है, अब बताइए ये आपका सेल, ये बच्चा आपका सेल चुन्नू सा ये सेल, उसके अंदर में मुन्नू सा ये न्यूक्लियस, उसके अंदर में बच्चा 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, मुझे बताइए टोटल लंबाई कितने डीएनए का होगा? इसके अंदर में जो डीएनए होगा, इसके अंदर में जो टोटल डीएनए है उसकी लंबाई कितनी होगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए इन ईच न्यूक्लियस? एक न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए की लंबाई कितनी होगी? तो आंसर इज द 2.2 मीटर। एनसीईआरटी में लिखा अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर, लेकिन रियल डाटा है 2.2 मीटर, रियल डाटा है 2.2 मीटर। अब ध्यान से सुनना जो बोलूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर ये 2.2 मीटर का डीएनए है, डीएनए इतना बड़ा सा 2.2 मीटर का डीएनए है, तो सर इतने छोटे से जगह में कैसे रहेगा? इसे बेटा फोल्ड करना पड़ेगा, इसे बच्चा फोल्ड करना पड़ेगा ना, फोल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें चाहिए स्पेशल प्रोटीन। कोई बच्चा बता सकता है क्या? क्या कोई बच्चा बता सकता है दो स्पेशल प्रोटीन कौन कौन से होंगे? कोई बच्चा बताएगा? तो सर एक होगा हिस्टोन प्रोटीन, एक होगा हिस्टोन प्रोटीन, और एक होगा बच्चा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एनएचपी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन वाला नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, ये बच्चा डीएनए हो गया, डीएनए हो गया, फिर क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और थोड़े बहुत बच्चा आरएनए भी होंगे, आरएनए भी होगा। तो सोचिए ना, आरएनए और डीएनए को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये बच्चा न्यूक्लिक एसिड। इस न्यूक्लिक एसिड में, इस न्यूक्लिक एसिड में कुछ प्रोटीन जुड़ गए, तो न्यूक्लिक एसिड बच्चा प्रोटीन से जुड़ गया, प्रोटीन से जुड़ गए तो नाम पड़ा, नाम पड़ा न्यूक्लियोप्रोटीन, नाम पड़ा न्यूक्लियोप्रोटीन। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये चीज बार बार काम आएगा। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है सर? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिल गया तो न्यूक्लियोप्रोटीन बन गया। ठीक, ध्यान से सुनना, अभी जो मैं बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझने की कोशिश करना। देखिए टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है। ये बच्चा आपका सेल है, ये बच्चा लोग आपका सेल है, और ये बच्चा लोग न्यूक्लियस है, ये बच्चा न्यूक्लियस है। इस सेल को डिवाइड करना है ना, इस सेल को बच्चा डिवाइड करना है।
लेकिन सेल बच्चा डिवाइड करने से पहले प्रिपरेशन करेगा। सेल को डिवाइड करने में बच्चा लगता है 24 घंटे। आएगा क्वेश्चन, हमारा एक सेल है, उसको डिवाइड करना है, कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे ना। इस 24 घंटे में बच्चा उसका 95% टाइम यानी 23 आवर 23 घंटा से ज्यादा टाइम केवल प्रिपरेशन में लग जाएगा। सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा है ना, अभी सेल बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है। प्रिपरेशन के नाम पे साइज को बड़ा कर लिया, प्रिपरेशन के नाम पे न्यूक्लियस के साइज को बड़ा कर लिया, अंदर में एटीपी बना लिया, एंजाइम्स बना लिए, प्रोटीन बना लिया। अभी प्रिपरेशन कर रहा है। इस प्रिपरेशन को कहते हैं, यानी कि यहां तक प्रिपरेशन हो रहा है। देखिए यहां से सेल चला था, अभी बच्चा यहां से यहां केवल प्रिपरेशन हुआ है, यहां से यहां केवल प्रिपरेशन हुआ है, प्रिपरेशन तैयारी, उसी में निकल गए 95% से ज्यादा टाइम। इसी को कहते हैं बच्चा इंटरफेज। आपको एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एक वर्ड मिलेगा इंटरफेस, इसी को कहिएगा आप आई फेज। आई का मतलब इंटरफेस, फेज जहां सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तैयारी कर रहा है। इसी को कहते हैं बच्चा प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज। जैसे आप नीट का एग्जाम कब होगा? 2023 में। आप 2 साल तैयारी कर रहे हो, एग्जाम तो 3 घंटे का है, एग्जाम तो 3 घंटे का है, तैयारी बेटा लगे 2 साल से। तुम्हारे घर में मामा जी आ गए, मामा जी, तुम्हारी मम्मी सुबह से तैयारी में लग जाएगी। सुबह में बेटा उठेगी, सफाई करेगी, अच्छे अच्छे खाना बनाएगी, दिन भर सबको बिजी है, दिन भर सबको बिजी है। मामा जी 1 घंटे के लिए आएंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे। तो मामा जी तो 1 घंटे के लिए आए ना, तैयारी तो दिन भर हो गया। हाँ हाँ, अब चाचा जी आए तो मम्मी काम नहीं करेगी। चाचा जी आए, एक पानी पिलाएगी और बोलेगी ठीक है कुछ खाना नहीं है घर पे। मामा जी है इसलिए तैयारी ज्यादा होती है, चाचा जी में कोई तैयारी नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, ये मामा जी की कहानी। प्रिपरेशन में लग गया बच्चा 23 घंटे से ज्यादा ही टाइम। हाँ, यहां पर जो बच्चा न्यूक्लियोप्रोटीन है, जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो बच्चा देखिए ना, वो इस तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। जो न्यूक्लियोप्रोटीन है इस तरह से नेट लाइक जाली नुमा स्ट्रक्चर बनाया है। इसी को एनसीईआरटी कहता है क्रोमैटिन नेट। इसी को एनसीईआरटी ने कहा है क्रोमैटिन नेट, यानी जो आपका डीएनए है प्रोटीन के हेल्प से जुड़ा, न्यूक्लियोप्रोटीन बना, वो बच्चा नेट की तरह है, उलझा हुआ है। मतलब मान लीजिए यही आपके 46 डीएनए हैं, डीएनए 46 होते हैं ना हमारे अंदर, ये सारे डीएनए नेट के तरह है बच्चा। 1 डीएनए, 2 डीएनए, 3 डीएनए, 46 डीएनए ऐसे ही है, नेट के तरह। तो नाम पड़ा क्रोमैटिन नेट। आ गया समझ में? अब देखिए जैसे ही सेल अब डिवीजन के लिए जाएगा, इसे कहेंगे बच्चा एम फेज। एम फेज याद रखिएगा। सर एम का मतलब क्या है? माइटोटिक फेज। मियोसिस करना है तो मियोटिक फेज, सेल डिवाइड करना है, चलो एम फेज मतलब माइटोटिक फेज। रियल में सेल यहां डिवाइड करेगा, यहां होगा सेल डिवीजन। रियल में सेल यहां डिवाइड करेगा। तो जब सेल डिवाइड करेगा, ध्यान से सुनना, जब बच्चा सेल डिवाइड करेगा, एम फेज में जाएगा, तो बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा। ये रेड वाला दिख रहा है, लाल वाला दिख रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चा खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म। हाँ, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं और थोड़ा सा क्लियर कट दिखेगा। देखिए ध्यान से, सेल और बड़ा हो गया, ध्यान से सुनिएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गए, अंदर का न्यूक्लियोलस वो भी खत्म, न्यूक्लियोप्लाज्म था वो बाहर आ गया, साइटोप्लाज्म से मिक्स हो गया। ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी मिक्स हो गया। हाँ, और ये जो बच्चा क्रोमैटिन नेट था वो और क्वाइल्ड हो गया, क्वाइल्ड हो गया। और क्वाइल्ड होकर के बच्चा इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है क्रोमोसोम। ये बच्चा क्रोमोसोम बना।
जो क्रोमैटिन नेट था वो बच्चा और क्वाइल होगा, और क्वाइल होगा, क्वाइल होगा, क्वाइल होगा। देखिए क्वाइल होते गया और ऐसे ऐसे 46 क्रोमोसोम बनेंगे। मैंने 2 बनाया। फिर से बच्चा इस तरह से एक और स्ट्रक्चर इस तरह से बनते जाएगा, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे और ऐसे ऐसे 46 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। आपके 46 क्रोमोसोम बनेगा। ये बच्चा क्या है? ये एक क्रोमोसोम है। ये बच्चा क्रोमोसोम है। तो अब मुझे बताइए क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में डिफरेंस क्या है? बोले सर कुछ डिफरेंस नहीं। क्रोमैटिन लूज था, नेट के तरह था, लूजली क्वाइल्ड था, लूजली क्वाइल्ड था, कम कंडेंस था, लेस कंडेंस था, कंडेंसेशन कम हुआ, लेस कंडेंस था, लेस कंडेंस था, क्वाइलिंग लूज थी, नेट की तरह बनाया, नाम क्रोमैटिन नेट। लेकिन जब एम फेज में आया वही क्रोमैटिन नेट आपस में खूब क्वाइलिंग हो गई, लूज नहीं बेटा, टाइट क्वाइल्ड हो गया, ज्यादा कंडेंस्ड हो गए और वो क्रोमोसोम का शेप ले लेगा। तो अब समझ में आया क्रोमोसोम कहां दिखता है? क्रोमोसोम दिखेगा जब सेल डिवाइड कर रहा है। एनसीईआरटी के वर्ड को पढ़िएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स, न्यूक्लियोलस खत्म, सब खत्म। इन प्लेस ऑफ साइटोप्लाज्म, अब पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे ऐसे बच्चा 46 क्रोमोसोम आपको क्लियरली विजिबल दिखेंगे। कहां दिखेगा? एम फेज में ना। तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों एक ही चीज है। एक लूज क्वाइल्ड है, एक टाइट क्वाइल्ड है। एक धागे नुमा दिख रहा है, एक मोटा ताजा रॉड की तरह, हाँ एकदम क्लियर कट दिख रहा है। तो ये हो गया बच्चा लोग क्रोमोसोम। हाँ एकदम क्लियर रहना अपने लैंग्वेज में, ध्यान से देखिए। एक क्रोमोसोम में कितना डीएनए होता है मैं आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी को देखें। हम लोग एनसीईआरटी को देखते। एक मिनट। हाँ एनसीईआरटी निकाले हम लोग, सेल यूनिट ऑफ लाइफ देखते हैं तो हमें क्लियरिटी आ जाएगी कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिन क्या है एक्चुअली। अरे भाई यहीं पर रह जा, कहां जा रहा है? हाँ देखिए सबसे पहले ये फिगर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। ये फिगर ये इंटरफेस का है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहे, उस दौरान जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो फाइबर नुमा है, लेस क्वाइल्ड है, लेस कंडेंस्ड है, धागे की तरह दिख रहा है, नाम क्रोमैटिन। ठीक, लेकिन बाद में यही बच्चा यही क्रोमैटिन देखिए ऐसा दिखेगा। जब सेल डिवाइड करने लगेगा तो इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है? खूब सारे डीएनए, खूब क्वाइलिंग कर लिया, खूब क्वाइल्ड हो गया तो बच्चा क्रोमोसोम कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे से कोई गड़बड़ नहीं करना है। देखिए क्रोमोसोम कितना क्लियर कट दिख रहा है, कितना साफ सुथरा क्रोमोसोम आपको दिख रहा है। और पहले जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा था तो देखो कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए तो फ्लेमिंग आपको दिख रहे हैं, फ्लेमिंग साहब दिख रहे हैं एनसीईआरटी में, पढ़ो। उसके बाद क्या लिखा है? द इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तैयारी कर, हैज हाईली एक्सटेंडेड मतलब खुला हुआ, इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। उस टाइम क्या कहेंगे बच्चा? क्रोमैटिन कहेंगे। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तब। अब पढ़िए एनसीईआरटी। चलिए अब क्या लिखता है एनसीईआरटी में? यू में रिकॉल, मतलब याद कीजिए जो अभी तुम्हें पढ़ाया था, रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। द इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेस को याद कीजिए, जहां हैज ए लूज एंड इनडिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं थे, इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग दिखना, इनडिस्टिंक्ट थे, सभी जुड़े हुए थे। इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन, अभी बताया। बट लेकिन ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन,
सेल डिवीजन जब आएगा तो कई सारे स्टेज से गुजरेगा। उस दौरान सेल बच्चा लिखा है सेल है सो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, वहां पास अब क्रोमोसोम स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखेगा इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जगह पे हमें वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम दिखेंगे, न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स हो गए और हमें वहां पास क्रोमोसोम दिखेगा। क्या यहां तक आपको बातें समझ में आती है? बोलो। अब आया एनसीईआरटी कैसे पढ़ने को समझ में आ रहा है, एक एक लाइन कैसे समझना चाहिए, तो यहां तक कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा ना। तो सर ये दोनों एक ही चीज है? हाँ, फिर से बोलते दोनों एक ही चीज है, दोनों न्यूक्लियोप्रोटीन ही है, बस एक जगह उलझा हुआ है और एक जगह कंडेंस्ड है। मोटापा कर दिया तो वो क्रोमोसोम बन गया, जब वो उलझा हुआ है धागे नुमा है तो क्रोमैटिन कहेंगे। दोनों एक ही चीज है, लेस कंडेंस्ड मोर कंडेंस्ड। ठीक है, हो गया। चलिए अब क्रोमोसोम का हम लोग स्ट्रक्चर को जाने। ठीक है सर, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसमें क्रोमोसोम नहीं होगा, करेक्ट, यही तो बोल रहा हूं। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो वहां क्रोमोसोम नहीं क्रोमैटिन होगा, क्रोमोसोम तो नहीं होगा, क्रोमैटिन होगा। ठीक, कितने डीएनए से बनता है मैं आ रहा हूं, इस पे अभी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी स्ट्रक्चर जाने। देखो यहां देखो, ये देखो बच्चा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना रहा है, ये क्रोमैटिन नेट था, ये क्रोमैटिन नेट था, देखो ऐसे 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 हो गया बच्चा। ये देखिए ध्यान से, ये बच्चा कहलाएगा क्रोमैटिड। ध्यान से देखना, ये कहलाएगा बच्चा क्रोमैटिड। और ऐसे ऐसे दो क्रोमैटिड हो गए, ऐसे ऐसे बच्चे दो क्रोमैटिड हो गए, दो क्रोमैटिड हो गए, दो क्रोमैटिड हो गए ना। तो ये कहलाया पूरा का पूरा क्रोमोसोम। ये बच्चा पूरा का पूरा क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है, हर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है। तो सर क्रोमैटिड क्या होता है? सिंपल समझो, तुम बच्चा क्रोमोसोम हो और तुम्हारा पूरा लेफ्ट वाला पार्ट, हाथ और पैर, ये क्रोमैटिड हो गया, राइट वाला हाथ और पैर ये क्रोमैटिड हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं क्रोमोसोम के पार्ट को क्रोमैटिड कहते हैं। हाँ, तो ये पूरा क्रोमोसोम था। फिर से बना देता हूं, ये देखिए, और आपको फिगर हमेशा ऐसा दिखेगा, अब ऐसा फिगर दिखेगा, ये क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड। कितने क्रोमैटिड हो गए बोलो? दो क्रोमैटिड ना। ये क्रोमोसोम के कितने क्रोमैटिड? दो। जैसे तुम्हारे दो हाथ है, ये दोनों बच्चा आपस में एक पॉइंट पे जुड़ा होगा, जहां पर दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़ गए हैं, जहां पर दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़ गया, चिपक गया है, इस जगह को हम लोग कहेंगे बच्चा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ध्यान से सुनना, जहां पर दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़ गए हैं, इसका नाम है बच्चा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। या और इसी का नाम है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। फिर से पूछूं, क्या है बोलो? जहां पर देखो ये वाला पार्ट, जहां पर दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़ रहे हैं, ये हो गया बच्चा सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। जहां पर धस रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब धसना, चिपकना। इसे कहते हैं ड्राइवर ऑफ द क्रोमोसोम। ये ड्राइवर है, किधर जाना है बताएगा, सेल के अंदर कहां जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ये बच्चा ड्राइवर का काम करेगा, डायरेक्शन देगा। ठीक है, इस सेंट्रोमियर पे ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रोमियर के बच्चा बाहर में कुछ डिस्क लाइक प्रोटीन होंगे, यानी यहां पर देखिए, यहां पर कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर होंगे, ये हरा वाला, दोनों साइड बच्चा, दोनों साइड हरा वाला स्ट्रक्चर है। इसी को एनसीईआरटी कहता है बच्चा लोग, ये ग्रीन कलर के हरे वाले जो स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन का बना है, नाम है काइनेटोकोर।
नाम है काइनेटोकोर। सर काइनेटोकोर क्या होता है? क्रोमोसोम के दोनों साइड प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। सर किस लिए? जब सेल डिवाइड करेगा, जब बच्चा सेल डिवाइड करेगा तो यहाँ पर कुछ फाइबर नुमा स्ट्रक्चर अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर जब सेल डिवाइड करेगा तो यहाँ कुछ फाइबर अटैच होंगे। हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, नहीं नहीं डिटेल वहां पढ़ेंगे। बस तुम्हें याद रखना है यहाँ पर कुछ स्पिंडल फाइबर होते आके अटैच हो जाएंगे। क्या करेंगे कैसे करेंगे हम वहां पढ़ेंगे, क्या करेंगे कैसे करेंगे हम वहां पढ़ेंगे। तो ये बच्चा स्पिंडल फाइबर समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी में फिगर देख लेता हूं। क्या बच्चा काइनेटोकोर तुम्हें दिखता है? क्या तुम्हें काइनेटोकोर दिखता है? और एनसीईआरटी में पढ़िए काइनेटोकोर बच्चा दिख रहा है एकदम क्लियर। दोनों क्रोमैटिड दिख रहे हैं, दोनों क्रोमैटिड दिख रहे हैं। जहां से जुड़ा है ऐसे ये पार्ट प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। चलो पढ़ो एनसीईआरटी। एवरी क्रोमोसोम, क्या लिखा है? एवरी क्रोमोसोम। हाँ एक बच्चे ने पूछा था, उसका आंसर आ गया यहाँ। विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। एक बच्चे ने पूछा था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि सर क्रोमोसोम केवल हमें डिवाइडिंग सेल में दिखेगा क्या? हाँ लिखा है ना, ये एवरी क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम केवल कहां बनता है? जब सेल डिवाइड करता है। विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। एसेंशियली हैज, उसमें होना जरूरी है। ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, अंदर में धसा हुआ पार्ट, और द सेंट्रोमियर, या उसी का नाम सेंट्रोमियर। ऑन द साइड ऑफ विच, दोनों साइड में, दोनों साइड में, विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, नोन एज कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। ये बेटा काइनेटोकोर है। सर करता क्या है सेंट्रोमियर, फिर से बताइए, तुम बोलो। एनसीईआरटी में लिखा है सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमैटिड, दोनों क्रोमैटिड को जोड़ के रखता है। दोनों क्रोमैटिड को जोड़ के रखेगा कौन? सेंट्रोमियर। आ गया समझ में? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब एनसीईआरटी समझ में आ रहा है, एक एक लाइन क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। यहां तक कोई गड़बड़ नहीं करना, कोई गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। चलो मैं फिर से एक फिगर बना रहा हूं और इस बार आंसर तुम दोगे। क्रोमोसोम में बच्चा लोग ये मैंने बनाया क्रोमैटिड, ध्यान से देखो। क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड इधर बना, कितने क्रोमैटिड? 2। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड? 2। दोनों आपस में जुड़े हैं, दोनों आपस में जुड़े हैं, एक स्ट्रक्चर है, क्या नाम? सेंट्रोमियर। बाहर में डिस्क लाइक प्रोटीन है, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। अब जो बोलूंगा ध्यान से सुनना। ये बच्चा, ये पार्ट क्रोमैटिड का, ये पार्ट क्रोमैटिड का, ये पार्ट आर्म कहलाएगा, ARM, आर्म। क्रोमैटिड का ये पार्ट आर्म कहलाएगा। 2 आर्म हो गए, एक आर्म ऊपर, एक आर्म नीचे, ये भी आर्म है। ये बच्चा, ये भी एक आर्म है, ये भी आर्म है, और ये भी एक आर्म है। तो मैं एक चीज कहूं, एक क्रोमोसोम, 2 पार्ट, 2 क्रोमैटिड, हर क्रोमैटिड में 2 आर्म, तो एक क्रोमोसोम में टोटल 4 आर्म हो गए, 4 आर्म हो गए। तो क्या कंफ्यूजन है? एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमैटिड, 2 पार्ट्स, हर क्रोमैटिड के 2 आर्म्स। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड और 4 आर्म पाए जाते हैं। क्या ये भेजे में गई बात? क्या ये भेजे में बात समझ में आती है? क्लियर है यहां तक? कोई गड़बड़ नहीं करोगे ना? 4 आर्म मतलब ये, यानी तुम्हारा एक हाथ, एक आर्म, एक पैर, एक आर्म, ये वाला हाथ, एक आर्म, एक और पैर, 4। तुम्हारे अंदर 4 आर्म है। तुम एक क्रोमोसोम हो, बीच से काट दे, 2 क्रोमैटिड हो जाएगा। बस अपने बारे में सोचो। तुम एक क्रोमोसोम हो, बीच से 2 पार्ट है, 2 क्रोमैटिड, एक हाथ, एक आर्म, तो 2 हाथ है, 2 पैर है, 4 आर्म्स है तुम्हारे पास। क्या ये भेजे में समझ में आ गई बात? कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? नहीं।
अब मैं जो बोलूंगा, आर्म, आर्म का जो टिप होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बच्चा टिप है, ये टिप है, टिप, केवल टिप वाला ले रहा हूं, ये टिप, क्रोमैटिड बोलो, आर्म बोलो या क्रोमोसोम बोलो, टिप वाला जो पार्ट है, इस टिप को हम लोग कहते हैं टीलोमियर। टिप को क्या कहते हैं? टीलोमियर। सर टिप क्या होता है? बहुत सारे डिफिनीशन है। क्रोमैटिड के एंड को टीलोमियर कहेंगे, आर्म के टिप को टीलोमियर कहिए। हाँ, तो टीलोमियर क्या होता है? टिप, या टिप ऑफ क्रोमोसोम बोल दीजिए, ये पूरा क्रोमोसोम ही तो है, और उसका जो टिप वाला लास्ट वाला पोर्शन है उसे टीलोमियर कहते हैं। तो टीलोमियर भी 4 हो गए, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। चलो तुम लोग आंसर करना, चलो बताओ इसे क्या कहेंगे, चलो फटाफट बताओ इसे क्या कहा, आंसर करो, आंसर करो फटाफट, इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? क्रोमैटिड। चलो बताओ इसे क्या कहेंगे? क्रोमैटिड। दोनों एक क्रोमोसोम के या अलग अलग क्रोमोसोम के? ये दोनों क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम के या अलग अलग? तुम्हारा ये हाथ, ये दोनों हाथ एक ही इंसान का है ना, तो नाम हो जाएगा बच्चा सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि दोनों क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम के हैं, तो नाम पड़ा सिस्टर क्रोमैटिड। हो गया? चलो बताओ, दोनों आपस में ज्वाइंट है किसके हेल्प से? दोनों आपस में ज्वाइंट है किसके हेल्प से? आंसर करो। दोनों आपस में ज्वाइन है किसके हेल्प से? नाम बताओ। सेंट्रोमियर। चलो, बाहर में प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, नाम बोलो। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, नाम बोलो। प्रोटीन के बने हुए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, नाम बोलो। सर भूल गए, मारूं थप्पड़। काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। चलो ये बताओ क्या है क्रोमैटिड्स का? ये पार्ट क्या है? ये पार्ट क्या है? ये पार्ट क्या है? ये पार्ट क्या है? हर क्रोमैटिड्स के 2 आर्म्स है, तो 2 क्रोमैटिड्स है तो 4 आर्म हो गए। अरे हर क्रोमैटिड्स के 2 आर्म्स है, सेंट्रोमियर के ऊपर, सेंट्रोमियर के नीचे, सेंट्रोमियर के ऊपर, सेंट्रोमियर के नीचे, ये आर्म हो गया। तो कितने आर्म? 4 आर्म्स। चलो बताओ, अब क्रोमैटिड के टिप को क्या कहेंगे? चलो बताओ, क्रोमैटिड के टिप को क्या कहेंगे? क्रोमैटिड है, उसके टिप को कुछ स्पेशल नाम देते हैं क्या? हाँ सर भूल गए, थप्पड़ खाएगा, सही हो जाएगा, टीलोमियर। चलो, तो बच्चा भेजे में आ गई बात, भेजे में समझ में आ गई बात। 99% बच्चा, अभी क्लास एंड होगा, रिज्वाइन करना। 99% बच्चा कंफ्यूज होता है, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिड क्या है, क्रोमैटिड क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम क्या है, आर्म क्या है, टीलोमियर क्या है। 99